हेलो गाइस, एग्रीजोन फॉर एग्री कोर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे मौसम एवं जलवायु के बचे हुए पार्ट पर। मौसम और जलवायु हम कर रहे थे, दो वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं पहले ही। दो वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मौसम और जलवायु क्या पढ़ा, क्या होती है मौसम और जलवायु, उसके अंदर कौन कौन सी शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से महानुभाव थे, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है। हम पढ़ रहे थे मौसम के तत्व, जलवायु के तत्व दोनों भिन्न होते हैं, परंतु तत्व होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, सौर विकिरण क्या होती है। अभी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर मेघ या बादल। क्या पढ़ेंगे? अपनी बादल पढ़ेंगे। और बादल को इंग्लिश में कहा जाता है क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होता है? देखिए, बादल किसके फलस्वरूप बनते हैं? संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। जो वर्षा होती है या अपने वर्षण कहते हैं, वो किसके द्वारा होती है? बादलों के द्वारा होती है। जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है वही बादलों का निर्माण करती है। जब जल वाष्प के रूप में होता है और उसके बाद में वो तरल रूप में जब बन जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो बादल होता है वो ज्यादा आर्द्रता के कारण ही बनते हैं, या विभिन्न जो आर्द्रता युक्त हवाएं होती है जिनमें आर्द्रता होती है उस कारण बादल बनते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने पर आपको जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और 11th और 12th का फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। जिन दोनों की अपने लिमिटेशन की बात करें तो आपके कोर्स की वैलिडिटी रहती है 2 साल, और बहुत ही कम फीस में ये कोर्स हम अवेल करवा रहे हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं जैसे जैसे हो पा रहा है। तो शुरू करते हैं बड़े। देखिए, बादल होता है वो किस प्रोसेस से बनता है? संघनन की प्रोसेस से बनता है। कंडेंसेशन इसका होता है, संघनन की प्रोसेस। और संघनन कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ये आगे अपने पढ़ेंगे, जब मृदा विज्ञान पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे क्या होता है ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल में किसकी प्रक्रिया होती है? संघनन की प्रक्रिया होती है। और बादल का अगर प्रकार देखें तो बहुत प्रकार के बादल होते हैं। ठीक है, हम मेनली यहाँ पर आपके कोर्स में जो लगते हैं वो 3 प्रकार के बादल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बादल होता है वो होता है तितर पंखी बादल। कौन सा बादल? तितर पंखी बादल। तितर पंखी बादल होते हैं ये, इनको सीरस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सीरस के नाम से भी जाना जाता है, सीरस क्लाउड, जो कि सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कौन से होते हैं? तितर पंखी बादल होते हैं। इनसे वर्षा है वो नहीं होती है, इनसे वर्षा है वो नहीं होती है। इनकी जो कंडीशन होती है वो फेदरी कंडीशन होती है, अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं। तितर पंखी इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये पक्षियों के पंख के समान अपने को दूर से देखने पर दिखाई देते हैं और सबसे ऊंचे होते हैं। इन बादलों का रंग होता है वो कैसा होता है? सफेद रंग होता है। कैसा रंग होता है भाई? सफेद रंग होता है। इनको अन्य नाम के तौर पर पक्षाभ मेघ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पक्षाभ मेघ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये तितरपंखी बादल हो गया। 2 नंबर का जो इसका प्रकार रहता है, दूसरा इसका प्रकार कौन सा होता है भाई? दूसरा मेघ होता है वो होता है कपासी मेघ। कौन सा मेघ? कपासी मेघ के नाम से भी जाना जाता है, या इसको क्या बोला जाता है? पुंज मेघ के नाम से जाना जाता है। पुंज मेघ के नाम से जाना जाता है। और ये मध्यम ऊंचाई पर होते हैं। इनका भी रंग कैसा होता है? इनका रंग अलग अलग प्रकार से अपने कह सकते हैं कि सफेद होता है। कैसा रंग होता है? सफेद होता है। और इनका जो शीर्ष होता है, शीर्ष होता है वो गुंबद नुमा होता है। ऐसे इस प्रकार से इनका शीर्ष होता है। कैसा? गुंबद नुमा इनका शीर्ष होता है। और ये बादल होते हैं वो स्वच्छ मौसम का घोतक होते हैं, कि मौसम रहेगा वो कैसा रहेगा? स्वच्छ रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। ये मौसम ये बादल अगर शाम के समय से रात तक एक जैसे बने रहें तो हो सकता है बारिश हो जाए, परंतु बारिश की संभावना इनसे भी क्या रहती है? कम रहती। तो आगे आता है 3 नंबर स्त्री मेघ। स्त्री मेघ जिन्हें स्टार्टस भी बोला जाता है, स्टार्टस। ठीक है, जो स्त्री मेघ होते हैं वो जो 2 विपरीत दिशाओं की वायु के टकराने पर, जो 2 विपरीत दिशा की वायु होती है उनके टकराने पर ये बनते हैं।
विपरीत दिशा की वायु के टकराने से बनते हैं और ये सबसे निम्न ऊंचाई पर होते हैं। इनकी ऊंचाई होती है वो क्या होती है, निम्न होती है और इनसे वर्षा की संभावना है वो रहती है। इनसे वर्षा की संभावना रहती है, इनसे वर्षा हो सकती है। तो ये बादल का आपका पार्ट था जिसमें आपसे पूछा जा सकता है ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। जो आपको याद रखना है, बादल के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तितरपंखी बादल सिरस बोलते हैं, कपासी या पुंज मेघ और स्त्री मेघ के नाम से जाना जाता है, स्टेटस भी इसको बोला जाता है। तो ये बादलों के प्रकार थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका वो रहता है वृषा। कौन सा पार्ट रहता है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो रहता है आपका वृषा। अब आप सभी को पता है वृषा होती है वो बहुत ही पौधों के लिए लाभदायक होती है, परंतु हम वृषा के साथ साथ टोटली जितना भी ठोस रूप से जब भी जल है वो किसी भी न किसी रूप में नीचे आता है तो उसे प्रेसिपिटेशन या वर्षण के नाम से जाना जाता है। इस नाम से प्रेसिपिटेशन या वर्षण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जब जल है वो पृथ्वी पर धरातल पर किसी भी फॉर्म के अंदर आ रहा है तो उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इसी के अंदर अपने पढ़ेंगे, बात करेंगे वर्षा की। सबको पता है आपको कि वर्षा क्या होती है, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं रेनफॉल, ठीक है, या रेन वर्षा। उसके बाद में अगर अपने वर्षा की बात करें तो आगे आता है अनावृष्टि। अनावृष्टि, अनावृष्टि यानी अपनी जो वर्षा है उससे बहुत कम वर्षा हुई है। अनावृष्टि यानी वर्षा हुई ही नहीं है, बुआई अपने करने लायक नहीं हुई है। उसके बाद में अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी वर्षा है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद में हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का मतलब है ओले गिरना। क्या गिरना, ओले गिरना। ओले यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पृथ्वी पर जल का गिरना क्या होता है, हेलस्टॉर्म या ओले गिरना। तो ये इतनी सारी वर्षण की प्रोसेस रहती है, वर्षण की प्रोसेस है वो इतनी रहती है। तो इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं आपके एग्जाम के लायक से। सूखा सहनशील फसलें होती है जो कि अनावृष्टि के अंदर अपने पढ़ते हैं। सूखा सहनशील फसलें, सूखा सहनशील जो किस्में होती है अलग अलग फसलों की वो पूछी जाती है कई बार, उनके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो सूखा सहनशील किस्मों में सबसे पहले अपने बात करें तो सबसे पहले आता है बाजरा। कौन सा, बाजरा। सबसे पहले कौन सा आता है, बाजरा आता है। बाजरा की सूखा सहनशील किस्म कौन कौन सी होती है, HHB 67, HHB 67, RHB 177, RHB 177। नेक्स्ट रहती है ICMH 356, ICMH 356। बाजरा की 3 वैरायटी होती है जो कि सूखा सहनशील होती है, HHB 67, RHB 177 और ICMH 356। उसके बाद में आता है ज्वार। ज्वार की बात करें तो एक तो होती है CSH फर्स्ट और नेक्स्ट होती है CSH 9 भी इसकी वैरायटी रहती है, वो सूखा सहनशील रहती है। CSH 5 भी रहती है, वो भी इसकी सूखा सहनशील वैरायटी रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका मोठ। मोठ जो होता है उसकी RMO 40, RMO 40 वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, RMO 40 और RMO 257, 257 ये वैरायटीज होती है मोठ की जो कि सूखा सहनशील होती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो तिल आता है। तिल की कौन कौन सी वैरायटीज रहती है जो कि सूखा सहनशील होती है, RT 46 और RT 127 दोनों वैरायटीज है वो तिल की सूखा सहनशील वैरायटीज रहती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं ग्वार की। तो ग्वार की कौन सी वैरायटी रहती है, RGC 936 वैरायटी है वो सूखा सहनशील रहती है। तो ये बाजरा, ज्वार, मोठ और तिल, ग्वार की सूखा सहनशील वैरायटीज है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट अपनी बात करेंगे जो रहता है आपका तत्व, वो रहता है वायु। कौन सा तत्व रहता है? वायु। वायु क्या होता है बेटा? देखिए, वायु की अपने बात करते हैं तो वायु एक दाब के आधार पर, दाब के आधार पर बहने वाली जो हवा होती है वो ही क्या कहलाती है? वायु या विंड के नाम से जानी जाती है। जो एयर होती है वो दाब के आधार पर बहने वाले। अब दाब के आधार पर कैसे बहती है ये? तो ये अधिक दाब से कम दाब की ओर बहती है, अधिक से कम दाब की ओर बहती है। अधिक से कम दाब की ओर बहने वाली हवा कैसी होती है? वायु। और किस फॉर्म में बहती है? तो यह क्षैतिज रूप से बहती है। किस रूप से? क्षैतिज रूप से, हॉरिजेंटल बहती है। हॉरिजेंटल बहती है, क्षैतिज रूप से बहने वाली, अधिक दाब से कम दाब की ओर बहने वाली हवा क्या कहलाती है? वायु कहलाती है। तो यहाँ पर वायु होती है वह कैसे मौसम का पूर्वानुमान करने में, जो मौसम पूर्वानुमान है, मौसम पूर्वानुमान के अंदर मुख्य कड़ी होती है। वायु की जो दिशा होती है वह मौसम पूर्वानुमान में, वायु की दिशा मौसम पूर्वानुमान में प्रमुख कड़ी होती है। ठीक है, वायु की दिशा अगर सूखे क्षेत्रों की ओर से बह रही है तो आर्द्रता कम होगी, यानी वर्षा आने की संभावना है वो कम होगी। और जो दबाव होता है, दबाव की कारण ही वायु की दिशा है वो निर्धारित की जाती है। और वायु की दिशा है वो मौसम पूर्वानुमान में विभिन्न तरीके से यूज की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि मौसम पूर्वानुमान में वायु की दिशा होती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है। उसके बाद में अपने बात करें तो वायु का जो दाब होता है, वायु दाब, वायु दाब है वो किस में मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और एटीएम के अंदर दाब नापते हैं अपने, या पास्कल के अंदर भी नापा जाता है। पास्कल इसकी दिशा होती है और किलोग्राम पर सेंटीमीटर मीटर के अंदर इसको मापा जाता है। ठीक है, वायु दाब बैरोमीटर या के द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर से जो आंकड़े आते हैं उनको एक ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है और जिसे क्या कहा जाता है? बैरोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरोग्राफ कहा जाता है। अभी अपने बात करेंगे उपकरणों की कि मौसम और जलवायु के अंदर कौन कौन से उपकरण हैं वो काम में आते हैं। किन किन उपकरणों के द्वारा अपने इनकी एडवर्स कंडीशन या ऑप्टिमम कंडीशन को अपने नाप सकते हैं। आज के टाइम में साइंटिस्ट जो अपने वैज्ञानिक तकनीकी है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है और बहुत सारे उपकरण हैं वो बन गए हैं जिससे वेदर फोरकास्टिंग, स्टिक वेदर फोरकास्टिंग संभव हो पाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट अपने पढ़ें तो अपने बात करें उपकरणों की, उपकरण या इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स कौन कौन से काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले आती है तापमापी। क्या आती है? तापमापी। तापमापी होती है वो ज़्यादातर किसका नाप करती है? तापमान का नाप करती है। और किस में करती है? ये डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट के अंदर, डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट के अंदर मापती है। ज़्यादातर जो आजकल आधुनिक मापन का यूनिट है वो क्या होती है? डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमापी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? सबसे पहली होती है न्यूनतम, उसके बाद में होती है अधिकतम, और उसके बाद में होती है शुष्क तापमापी, और उसके बाद में होती है आर्द्र तापमापी। चार प्रकार की मिनिमम, मैक्सिमम, ड्राई एंड वेट प्रकार की तापमापी होती है।
सबसे पहले अपने न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम होती है, उसके अंदर क्या भरा रहता है, न्यूनतम में अल्कोहल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? अल्कोहल भरा रहता है। अल्कोहल भरा रहता है किस में? न्यूनतम के अंदर। और इसमें अल्कोहल होता है उसका तापमान वृद्धि होने के साथ में और तापमान कम होने के साथ में आयतन में क्या होता है, कम या ज्यादा होता है। उससे ही अपने क्या करते हैं, तापमान की गणना है वो करते हैं। ठीक है, न्यूनतम तापमापी में क्या भरा रहता है? अल्कोहल भरा रहता है। और न्यूनतम तापमापी में अल्कोहल भरने पर इसमें पाठ्यांक होता है, वो कितने से कितने तक, पाठ्यांक कितने से कितने तक उस पर लिखा हुआ रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है पाठ्यांक। तो पाठ्यांक की बात करें यानी उसके ऊपर कितना अपने तापमान है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टाइप किया हुआ होता है, अपने को कितने तक डाटा है वो मिल जाता है। तो न्यूनतम में -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, अपने को पाठ्यांक है वो अपने नोट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं अधिकतम की। तो अधिकतम में क्या भरा रहता है भाई? अधिकतम में पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मरकरी भरा रहता है। अधिकतम के अंदर मरकरी भरा रहता है और इसका जो पाठ्यांक होता है वह, इसका पाठ्यांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, कई बार 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिखा हुआ मिलता है। कितना? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिखा हुआ अपने को मिलता है। जो अपनी शुष्क होती है या आर्द्र होती है, इनसे इनका मान है वो कितने से कितने तक वेरी करता है। ठीक है, तो प्लस माइनस इसका अगर अधिकतम की बात करें तो +-0.3 डिग्री सेंटीग्रेड इधर उधर हो सकता है, या प्लस माइनस अपने न्यूनतम की बात करें तो 0.6 डिग्री सेल्सियस है वो इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है। बाकी जो मान होता है वो इसी की तरह शुष्क और आर्द्र तापमापी के आधार पर लिया जाता है। ज़्यादातर शुष्क को इस्तेमाल किया जाता है इनकी गणना करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये तुलना की जाती है या इससे पाठ्यांक होते हैं वो इनके आधार पर +-0.6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में शुष्क और आर्द्रता मापी होती है। इनसे अपने क्या करते हैं, हवा के अंदर ये तो तापमान को मापते हैं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से तापमान मापते हैं वायुमंडल का, परंतु इनका शुष्क और आर्द्र होती है, इनके द्वारा अपनी हवा का तापमान नापते हैं। और दोनों की बनावट होती है वो कैसी होती है, अधिकतम तापमापी की तरह ही होती है। अब अपने बात करें तो इनको लगाने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन बोलते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन, स्टीवेंसन स्क्रीन होती है, वह एक लकड़ी का बक्सा होता है। कैसा होता है? लकड़ी का बक्सा होता है और धरातल से 1.22 मीटर ऊंचाई पर इनको लगाया जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन को धरातल से कितना ऊंचाई पर? 1.22 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, जिन पर रंग कैसा करते हैं, अपने रंग किया जाता है, सफेद रंग करते हैं इस डब्बे पर। और इनके अंदर क्या रखी जाती है, ये तापमापियां रखी जाती है। ठीक है, रंग कैसा होता है? सफेद। और इसके दरवाजा होता है वो एक खुला छोड़ते हैं अपने, और दरवाजा खुला किस दिशा के अंदर छोड़ा जाता है? उत्तर दिशा के अंदर दरवाजा खुला छोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या इंपॉर्टेंट चीजें ये इतनी होती है। स्टीवेंसन स्क्रीन को 1.22 मीटर ऊंचाई पर धरातल से लगाया जाता है और इनके अंदर क्या करते हैं, अपने तापमापियों को रखते हैं, रंग इसके ऊपर सफेद किया जाता है ताकि विकिरण है वो ज्यादा मात्रा में इधर उधर परावर्तित ना हो। उसके बाद में दरवाजा है वो उत्तर दिशा की ओर खुला रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये तो थी तापमापियां। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर अपने वर्षा मापी की बात करते हैं। वर्षा को, जल को मापने के लिए कितनी mm वर्षा हुई है, इसके लिए अपने रेन गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेन गेज। रेन गेज का मतलब एक कप रख देते हैं और उस कप में जितनी वर्षा होती है उसका सेंटीमीटर अपने mm या सेंटीमीटर नाप लेते हैं, वर्षा मापी। तो वर्षा को नापने का यंत्र होता है वो कौन सा होता है? रेन गेज होता है। ठीक है,
उसके बाद में 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर आती है वायु। वायु को मापने के लिए 2 यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला तो होता है विंड वैन। विंड वैन, विंड वैन होता है, इसे वायु दिक् सूचक कहा जाता है। और विंड वैन का प्रयोग वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। वायु की दिशा मापने के लिए विंड वैन का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि मौसम के पूर्वानुमान में विंड वैन का बहुत ही प्रमुख रोग है, इसका रोल है, महत्वपूर्ण ये योगदान अदा करती है। तो वायुमंडल की दिशा देखिए, विंड वैन कैसा होता है, ऐसा होता है। विंड वैन के पीछे एक आगे तीर लगा होता है, पीछे इस प्रकार से पंख लगा हुआ होता है। जिस दिशा से वायु आ रही है उस दिशा में तो इसका पीछे का पार्ट रहता है, पंख रहता है, जिसे क्या बोलते हैं अपने विंड वार्ड बोला जाता है। विंड वार्ड साइड, जिस दिशा से वायु आ रही है। जिस दिशा को वायु जा रही है उसको क्या बोलते हैं, ली वार्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ली वार्ड बोलते हैं। और ये जो अपना पंख होता है वो वायु की जाने वाली दिशा के अंदर, तीर है वो जाने वाली दिशा में लगा रहता है। विंड वैन वायु की दिशा को नापता है। उसके बाद में होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर होता है वह एक प्रकार का, जैसे आपने ट्रकों पर लगा हुआ, पुराने ट्रक थे उनके ऊपर जो अपनी कटोरी थी उसको जोड़ के ऐसे घुमाने हेतु बना दिया जाता था, इस प्रकार का यंत्र आपने देखा होगा। ये क्या होता है, एनीमोमीटर होता है। और एनीमोमीटर होता है, इसका आविष्कार रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इसे रॉबिन्सन कप मीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रॉबिन्सन कप मीटर के नाम से भी जाना जाता है, कप एनीमोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। एनीमोमीटर होता है वह वायु की गति नापने के काम में आता है। किसके काम में आता है, गति नापने के। और गति को किस में नापते हैं, अपने किलोमीटर पर हॉर के अंदर मापा जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा के नाम अपने अनुसार नापते हैं। तो ये थे आपके उपकरण, और मौसम और जलवायु का चैप्टर आपका था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा सीखा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।